सभी छात्र तैयार हैं? आज कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इस विषय में बात करने जा रहे हैं। कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका, ठीक है। तो इस विषय में हम बात करने चल रहे हैं। देखो, कार्यपालिका क्या है, विधायिका क्या है, न्यायपालिका क्या है। देखिए, कोई भी विधि जो है वो विधायिका में बनती है। कोई विधि बनाई गई, विधि का मतलब समझते हैं विधेयक। कोई भी विधेयक, और विधेयक का मतलब होता है बिल। कोई भी बिल बनाया गया और उसको लागू कौन करेगा? लागू करेगा कार्यपालिका। कार्यपालिका उसे लागू करेगा। अगर लागू करने में कोई दिक्कत आ रही है तो न्यायपालिका से न्याय मिलेगा, यानी न्यायपालिका उसे लागू कराने में अहम रोल अदा करेगी। बात समझ रहे हैं? तो कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कार्यपालिका दो भागों में डिवाइड है। कार्यपालिका दो भागों में डिवाइड है। एक कार्यपालिका केंद्र के स्तर से होती है और एक होती है राज्य स्तर पर। कार्यपालिका दो स्तर पर डिवाइड है, केंद्र पर और राज्य पर। तो केंद्र में कार्यपालिका में कौन कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति जो होता है वो केंद्र में कार्यपालिका का। उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री के अंतर्गत आता है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री के अंतर्गत आता है मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद जो है उसको भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है। तीन, कौन कौन से? कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। तो कार्यपालिका केंद्र के हिसाब से किस तरह से चलती है, बड़ा बारीकियों से आज समझाएंगे हम आपको कि केंद्र में और कार्यपालिका में केंद्र की ओर से हेड राष्ट्रपति होता है। हेड कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। जबकि राज्य के साइड में देखें अगर, कार्यपालिका किस तरह से चलती है? राज्यपाल। राज्य में कौन होता है? राज्यपाल होता है। मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री होता है और मंत्रिपरिषद होता है। कौन होता है? मंत्री परिषद होता है। मंत्रिपरिषद होता है। तो इस तरह से ये कार्यपालिका जो होती है, कार्यपालिका का क्या कार्य है कि कार्यपालिका केंद्र और राज्य दो भागों में डिवाइड है। केंद्र में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो क्वेश्चन ये आता है कि कार्यपालिका में केंद्र से हेड कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राज्य से राज्यपाल हेड होता है। राज्य से राज्यपाल हेड होता है। बात समझ रहे हैं? राज्य से राज्यपाल हेड होता है। लिखते रहना, नोट्स उठा लिया है लिखने के लिए? विधायिका, इसमें भी दो ही होते हैं, केंद्र और राज्य। केंद्र और राज्य विधायिका में भी होता है।
इसमें केंद्र में कौन होता है? संसद। विधायिका कौन होता है? संसद। और संसद भी दो भागों में डिवाइड होता है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। विधायिका का कार्य जो होता है वो संसद से होता है, और संसद, लोकसभा और राज्यसभा। संसद में भी लोकसभा और राज्यसभा बनाई गई है। राज्य में क्या होता है? विधानमंडल। क्या होता है? विधानमंडल। राज्य में विधानमंडल होता है, और विधानमंडल को भी विधानसभा और विधान परिषद, इसमें क्या होता है? विधान सभा और विधान परिषद। ठीक, तो इस तरह से विधायिका का कार्य क्या है? वो केंद्र और राज्य से होता है। केंद्र से भी होगा और राज्य से भी होगा। केंद्र में संसद, राज्य में विधानमंडल होता है। संसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद। इसके बाद आई बात न्यायपालिका। न्यायपालिका, न्यायपालिका को एकीकृत रखा गया है, यानी न्यायपालिका एकीकृत है, चाहे वो केंद्र के लिए हो या राज्य के लिए हो, सभी के लिए न्यायपालिका एक ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है केंद्र के लिए सुप्रीम कोर्ट है और राज्य के लिए हाई कोर्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, न्यायपालिका जो है वो जो केंद्र के लिए रखा गया वही राज्य के लिए भी रखा गया है। ठीक, जो केंद्र के लिए रखा गया है वही राज्य के लिए रखा गया है। एकीकृत, एकीकृत न्यायपालिका रखा गया है। न्यायपालिका जो है वो एकीकृत रखा गया है। समझ रहे? यानी एकीकृत का मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इस तरह से इसे न्यायपालिका को रखा गया है। चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, चाहे हाई कोर्ट, चाहे सुप्रीम कोर्ट, इस तरह से न्यायपालिका को रखा गया है। तो इस तरह बात समझ में आ गई। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका क्या होता है। केंद्र, क्वेश्चन हमने किया कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका क्या होता है। ये चीजें समझ में आ गई आपको? ये चीजें समझ में आ गई क्या होता है? अब हम बात करेंगे कार्यपालिका में। अब एक एक पर्सन की बात करना है, जैसे राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद। क्या है कार्यपालिका? ये सारी चीजें हमें उठानी है एक एक करके, जबकि आज के क्लास में हम उठाने जा रहे हैं राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति के वो पॉइंट हम आपको देंगे जहां से क्वेश्चन राष्ट्रपति के बन सकते हैं। दुनिया जानता है, सब जानते हैं कि भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत का प्रथम नागरिक जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम नागरिक कौन है। प्रथम नागरिक कौन है? तो हमें पता होना चाहिए भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। संघ के कार्यपालिका का हेड होता है। संघ के कार्यपालिका का हेड होता है। तो संघ की कार्यपालिका का हेड कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। परीक्षा में इसी तरह से क्वेश्चन बनाया जाएगा कि संघ के कार्यपालिका का हेड कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। हमने आर्टिकल
52 में बताया था कि राष्ट्रपति का पद होता है। 53 में हमने बताया था कि इसकी कार्य एवं शक्ति, राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति का वर्णन आर्टिकल 53 में किया गया है। 54 में निर्वाचन की व्यवस्था है। 54 में निर्वाचन की व्यवस्था है और राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है? बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। बहुत परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से जो निर्वाचन होता है वो जनता के द्वारा होता है और अप्रत्यक्ष रूप से जो हमारे सांसद, विधायक, इनके माध्यम से जो निर्वाचन होता है उसे अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं। इसका निर्वाचन जो होता है राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष और गुप्त मतदान से होता है। किससे होता है? गुप्त मतदान से। लेकिन ये केवल कहने को है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो गुप्त मतदान से होता है, ये केवल कहने को है। सब पहले से ही कंफर्म हो जाता है कौन सी पार्टी में कौन सा एमएलए है, कौन सा सांसद किसमें है और सभी किसको कौन वोट कर रहा है। हाँ, जनता द्वारा प्रत्यक्ष होता है, बिल्कुल। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। और अप्रत्यक्ष रूप का मतलब समझ रहे हैं, निर्वाचन मंडल। इसका निर्वाचन मंडल यानी अप्रत्यक्ष रूप का दूसरा अर्थ समझिए, निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है। अब निर्वाचन मंडल में कौन कौन होते हैं? लोकसभा, नंबर 2 आता है राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। ये सारी चीजें आपको लिखनी है, सारी चीजें लिखनी है, विधिवत आपको बिल्कुल तैयार करना है। नंबर 3 है विधानसभा और नंबर 4 है दिल्ली पुडुचेरी के विधानसभा। और दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के जो अब इनका मतदान लोकसभा के कौन? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, वही राज्यसभा के, वही विधानसभा के या दिल्ली पुडुचेरी के, सभी के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। समझ लीजिए, बहुत ही मेन पॉइंट पे आप खड़े हैं कि राष्ट्रपति किनके, लोकसभा के सदस्यों, राज्यसभा के, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं उनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान के माध्यम से इनका मतदान होता है। यहां पर विधान परिषद के जो सदस्य हैं उन्हें मौका नहीं मिलता है। बात समझ रहे? राष्ट्रपति के मतदान में, चाहे नोट करके लिख लें, अपना नोट करके लिख लें, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उन्हें अपना मतदान करने का अधिकार नहीं होता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में। समझ रहे? ये भी मेन पॉइंट है। विधानसभा परिषद के सदस्य क्या राष्ट्रपति को अपना मतदान दे सकते हैं, निर्वाचन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत जबरदस्त आपके सामने पॉलिटी आई हुई है। आगे भविष्य में इस तरह की आपको पढ़ी नहीं होगी अभी तक और ना पढ़ पाएंगे, ठीक है? हाँ, कहीं भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब जितना हम उठा के
आपके सामने मसाला निकाल के लाएंगे। इसके बाद देखिए, रिपीट कर दें, दोबारा बोल दें, दोबारा, शायद बोर्ड पे सही दिख नहीं रहा, दिख तो सही रहा होगा ना। विधान परिषद के सदस्यों को इसमें अवसर नहीं मिलता है, वैसे साफ दिख तो साफ रहा है। हाँ, विधान परिषद के सदस्यों को इसमें अवसर नहीं मिलता है, ठीक है। आगे चलेंगे, तो ये निर्वाचन के बारे में समझ गए ना कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। निर्वाचन आर्टिकल 54 में अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का मतदान होता है, निर्वाचन होता है। ठीक, यहां तक बात बिल्कुल 1% की लगी आपको। आर्टिकल 55 क्या कहता है? 55 कहता है निर्वाचन रीति। निर्वाचन रीति, अब निर्वाचन रीति को भी 2 प्रकार से रखा गया है। एक निर्वाचन रीति को रखा है समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यानी हाँ, कैसे होगा उसके बारे में बिल्कुल चिंता ना करें। कैसे होगा अभी बता रहा हूं। निर्वाचन रीति जो है उसमें चुनाव जो है समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है। अब समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होता क्या है भाई? संख्या कम ज्यादा नहीं हुई है, जितने लोग हैं बहुत मेहनत से और शिद्दत से पढ़िए। जो मक्कार हैं, आने वाली ऑफलाइन क्लास में उनकी कसर ना हमने निकाली तो मेरा नाम बदल देना। इस बार चाहे 5 बच्चा रह जाएं कोचिंग में, 5 बच्चा रह जाएं पढ़ने के लिए, पर लेकिन ये ऑनलाइन क्लास ना लेने वालों से अगर ये सोचें कि शुल्क नहीं लिया जाएगा तो ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। कह देना उनसे, अगर मिले कभी भी क्लास ही मत जाना। अगर क्लास जाना तो पहले इनका शुल्क लेके सर का जाना, पूरा पैसा लगेगा आपका, एक भी नहीं माफ होगा। कर लो मक्कारी तुम लोगों की। इस बार हमारी तुम्हारी भी इस बार यही लड़ाई है, और हमें भी पता है इस बार तुम निकल नहीं कहीं से पाओगे, क्योंकि एग्जामें लगी हुई हैं, पेट लगा है। भगवान की दया अच्छी भाई कि एसएससी भी आई गई, ठीक है। हाँ, और अगर भगवान ने अच्छा किया तो यूपीएसआई भी आ जाएगी, तो फिर तो बच्चा कहाँ जाएगा, पैसा दे के रहेगा। इस बार देखेंगे कितनी मक्कारी तुम कर रहे हो। कर लो, इतना मेहनत से सुबह 9 बजे से लगातार चिल्ला रहा हूं और तुम्हें क्लास दे रहा हूं, एक्स्ट्रा क्लासें दे रहा हूं। क्यों? इसलिए दे रहा हूं, सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कोर्स को पूरा करने के लिए। और जब वहां पर आए और कोर्स ना अधूरा लेके आए तो डंडा बैठेगा गाल के ऊपर और कान के नीचे तमाचा बैठेगा। निर्वाचन रीति क्या है? समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसमें क्या होता है, संघ और राज्य, तो संघ में और राज्य में, संघ में 776 सांसद हैं। सांसदों की संख्या केंद्र में 776 है, जबकि राज्य में विधायक 4120 विधायक हैं। 4120 विधायक हैं। और जब इतने विधायक होंगे तो भैया विधायक का जीतना तय है। लेकिन उसी के लिए वोट वैल्यू को बराबर करने के लिए ये निर्वाचन रीति चलाई गई। निर्वाचन रीति चलाई गई कि भैया नहीं तो
एक सांसद के बराबर में कितने विधायक बन रहे हैं। ये एक फार्मूला बनाया गया, वो फार्मूला लिखा देते हैं। एक विधायक, जबकि ये परीक्षा में आपसे नहीं पूछेगा, पर हम आपको बताए दे रहे हैं, एक विधायक बराबर क्या होता है, उस राज्य की कुल जनसंख्या, जिस राज्य का विधायक है उस राज्य की कुल जनसंख्या, उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे में राज्य के विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य, राज्य के विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य, ठीक है। तो एक विधायक की वोट वैल्यू कैसे निकालना है, इंटू 1/1000, इंटू 1/1000, ये है एक विधायक की वैल्यू। एक विधायक की ये जो निर्वाचन रीति है, इस रीत के तहत समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का जो वर्णन किया गया है, उसमें वोट वैल्यू कैसे करना है, तो उसके लिए फार्मूला एक विधायक बराबर उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य के विधानसभा कुल निर्वाचित सदस्य इंटू 1/1000। ठीक है, तो यहां पर ये वैल्यू निकल आती है। या एक सांसद की वैल्यू निकालना है, अगर सांसद की वैल्यू, एक सांसद की वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए भी फार्मूला है। एक सांसद की वैल्यू निकालने के लिए भी फार्मूला है, कुल विधायकों का मतमूल, कुल विधायकों का मतमूल, कुल विधायकों का मतमूल बटे में निर्वाचित सांसदों की संख्या, निर्वाचित सांसदों की संख्या, निर्वाचित सांसदों की संख्या, ये एक सांसद के वोट वैल्यू का फार्मूला है। ठीक है, यानी इसके किस तरह से डिवाइडेशन करना है, तो समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ये नई चीजें मिल रही हैं आपको, है नई चीजें मिल रही हैं बिल्कुल, है लेकिन खैर नया है, लेकिन सब परीक्षाओं में आजकल भी बिल्कुल नया आ जाता है हिसाब किताब, इसलिए हम तुम्हें नया नया दे रहे हैं सारी चीजें। तो पहला जो निर्वाचन रीति के तहत आपने पढ़ा था समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व, इसके बाद में एक पॉइंट और होता है, एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति से चुनाव होता है। किस पद्धति से? एकल हस्तांतरणीय पद्धति से चुनाव होता है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एकल हस्तांतरणीय पद्धति से चुनाव होता है। तो क्वेश्चन अगर आपसे परीक्षा में पूछ लेता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के द्वारा होता है, तो एकल हस्तांतरणीय पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है। काम की बात मिल रही है सुनने को। इसके बाद में है आर्टिकल 56, अनुच्छेद 56 में पदावधि, पदावधि जी, पद की अवधि, पद की अवधि, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और यह जो शपथ के दिन से 5 वर्ष जो इसका समय काउंट किया जाता है, वो शपथ के दिन से 5 वर्ष काउंट किया जाता है। और त्याग पत्र ये अपना किसे देता है? त्याग पत्र यह अपना उपराष्ट्रपति को देता है। किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देता है।
क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति त्याग पत्र किसे देगा, तो वह त्याग पत्र अपना उपराष्ट्रपति को देगा। अनुच्छेद 56 की बात थी ये, आर्टिकल 56 की बात थी। आगे चलते हैं भैया, आगे चलते हैं। आर्टिकल 57 में है, 57 में पुनर्निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन। तो पुनर्निर्वाचन तो पुनर्निर्वाचन की जो शक्ति है 57 में, चयन प्रक्रिया, इसका मतलब समझते हैं कि एक व्यक्ति के लिए कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है भारत के राष्ट्रपति के लिए कि वो चुनाव कितनी बार लड़ सकता है, 2 बार, 3 बार, 5 बार, कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कोई सीमा नहीं कि आप एक बार ही लड़ सकते हैं। जैसे आपका कुछ देश हैं, जैसे यूएसए, अमेरिका है, वहां पर 2 बार से ज्यादा आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। अमेरिका में 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं, पर हमारे संविधान में ऐसा कुछ नहीं। हमारा राष्ट्रपति कई बार बन सकता है, लेकिन कोई बने ही नहीं है। राजेंद्र प्रसाद का सबसे लंबा कार्यकाल है 10 वर्ष का, बाकी तो कोई ऐसा है ही नहीं, डबल बन ही नहीं पाया। तो इस तरह से इसकी कोई सीमा नहीं है। अनुच्छेद 58 में क्या है, योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता। अब आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यता क्या है, योग्यता यही होनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। पहली चीज क्या हो, भारत का नागरिक हो। अगर भारत का राष्ट्रपति बनना है तो भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। दूसरा पॉइंट है 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो, 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, यानी 35 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने के योग हो, लोकसभा सदस्य बनने के योग हो, लोकसभा सदस्य बनने के योग्य हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। अब किसी लाभ के पद पर ना हो यानी कोई सरकारी नौकरी ना करता हो, तो राष्ट्रपति के लिए यही योग्यताएं हैं। तो ये योग्यताएं सभी के पास हैं, भारत का नागरिक हो जाएगा। हम भी चुनाव लड़ने के बहुत काबिल हैं, राष्ट्रपति का चुनाव हम भी लड़ सकते हैं, हमारे पास योग्यता है क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं। बस हमारे पास में क्या नहीं है, 35 वर्ष की आयु नहीं है। तो ठीक है, अपने बुजुर्गों को लड़ा दीजिए। लोकसभा सदस्य बनने के योग्य, तो जब 35 वर्ष की आयु है तो लोकसभा में कौन सी सदस्य के लिए डिग्री रखी गई है, ये डिग्रियां होनी चाहिए। किसी लाभ के पद पर ना हो, अरे वो तो भारत की 50% से ज्यादा जनसंख्या राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के योग्य है, क्योंकि कोई लाभ का पद ये नहीं होता। तुम अगर विधायक वगैरह, सांसद कुछ भी हो तो ये लाभ का पद नहीं, लाभ का पद सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, कंडीशन एक होती है, राष्ट्रपति जाता है चुनाव आयोग के पास, अभी इसमें योग्यता कम है। वो क्या है, राष्ट्रपति जाता है चुनाव आयोग के पास, और चुनाव आयोग के पास में उसके साथ में क्या होना चाहिए, पहली कंडीशन 50 प्रस्तावक होना चाहिए, प्रस्तावक 50 प्रस्तावक होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन 50 अनुमोदक होना चाहिए, 50 अनुमोदक होना चाहिए, अनुमोदक होना चाहिए।
अगर ये कंडीशन नहीं है आपके साथ तो भी आप राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए ये सारी शर्तें तो सभी कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन ये शर्तें सबके साथ नहीं हो पाती हैं, इसलिए राष्ट्रपति का चुनाव सभी नहीं लड़ सकते हैं। बात समझ में आ गई राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में? और क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए 15,000 रुपए जमानत राशि जमा होती है। कितनी? जमानत राशि, यानी राष्ट्रपति की जमानत राशि भी क्वेश्चन पूछ सकता है, नोट में लिखना है इसको। 15,000 रुपए जमानत राशि। ये जमानत राशि चाहे आप आरबीआई में जमा कर दें या किसी सरकारी खजाने में जमा करना है, सरकारी खजाने में। राष्ट्रपति के चुनाव को लड़ने के लिए 15,000 रुपए की जमानत राशि चाहे आरबीआई बैंक में जमा करें या किसी सरकारी खजाने में, ठीक है। और अगर आप जीत जाते हैं चुनाव तो आपकी ये राशि वापस हो जाती है। और चुनाव के दरमियान अगर आपको कुल सदस्यों का 1/6 सदस्य नहीं मिल पाते हैं तो आपकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। जमानत राशि क्या हो जाती है? जब्त हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए कोई भी चुनाव लड़ने के लिए आपकी जमानत राशि जो है जब्त नहीं होने देने से बचाने के लिए 1/6 सदस्य अगर नहीं मिल पाते हैं तो आपकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। राष्ट्रपति का जो जमानत राशि है वो 15,000 रुपए है, जबकि राष्ट्रपति का वेतन आपको पता ही है 5 लाख रुपए कर दिया गया है। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो बड़ा जबरदस्त चीजें पढ़ाई जा रही हैं। अनुच्छेद 60 क्या कहता है? अनुच्छेद 60 में शपथ, अनुच्छेद 60 शपथ, 60 में राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। क्या शपथ लेते हैं? इन्हें शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो होगा वह राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगर ये नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश, अगर नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा, ठीक है। हाँ, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। इकसठ में है महाभियोग। महाभियोग जो होता है संसद में, अगर महाभियोग राष्ट्रपति के लिए लग रहा है तो महाभियोग अगर लग रहा है तो महाभियोग दो तरीके से लगाया जा सकता है, राज्य में और राज्यसभा में और लोकसभा में, राज्यसभा में और लोकसभा में। लेकिन अगर राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग लगाया जाएगा तो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस किया जाएगा, सूचना दी जाएगी कि आपके खिलाफ महाभियोग लगाया जा रहा है। जबकि आज तक हमारे संविधान में ऐसा कोई हुआ नहीं है राष्ट्रपति जिसको महाभियोग के तहत हटाया गया हो, ठीक है। इसलिए महाभियोग के तहत किसी भी राष्ट्रपति को हटाया नहीं गया है आज दिन तक। और राष्ट्रपति जो होता है वह राष्ट्रपति का जो मुकदमा होता है, वह राष्ट्रपति का जो मुकदमा होता है, राष्ट्रपति का मुकदमा वो सुप्रीम कोर्ट में ही सुलझाया जाता है। कहाँ सुलझाया जाता है?
सुप्रीम कोर्ट में ही सुलझाया जाता है। राष्ट्रपति का मुकदमा हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जाता है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट में ही सुलझा लिया जाता है। तो महाभियोग के बारे में समझ गए, ये था राष्ट्रपति के बारे में। अब राष्ट्रपति के पास शक्तियां कौन कौन सी हैं उनके बारे में थोड़ा सा वर्णन कर लेंगे। हमारे राष्ट्रपति के पास में कैसी कैसी शक्तियां हैं, राष्ट्रपति के पास शक्तियां कौन कौन सी हैं। देखिए, राष्ट्रपति के पास में कौन कौन सी शक्तियां हैं, यानी आर्टिकल 53 में जो दिया गया है शक्ति एवं कार्य, क्या दिया गया है, शक्ति एवं कार्य जो है वो हमारे आर्टिकल 53 में दिया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करता है, तो राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का जो प्रयोग है स्वयं एवं अधीनस्थों के सहयोग से, स्वयं एवं अधीनस्थों के सहयोग से। तो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति कैसे करता है, वो स्वयं या अधीनस्थों के सहयोग से राष्ट्रपति जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। तो अब हम पॉइंट टू पॉइंट, हेडिंग बाय हेडिंग आपका शक्तियों के बारे में वर्णन करा दें। कार्यपालिका में क्या शक्तियां हैं इनकी, कार्यपालिका में शक्ति, हेडिंग लगा लो, कार्यपालिका में शक्ति। तो कार्यपालिका में क्या शक्ति है, कार्यपालिका में नियुक्ति की शक्ति है इनके पास में। कौन सी शक्ति है, नियुक्ति की शक्ति। अब नियुक्ति की शक्ति, किनकी नियुक्ति, प्रधानमंत्री की, मंत्रिपरिषद की, कैग की, चुनाव आयोग की, वित्त आयोग की, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, राज्यपाल की, ये सारी शक्तियां कार्यपालिका की शक्तियां हैं जिनकी नियुक्ति करने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के पास है। नियुक्ति करने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के पास है। इसके बाद में दूसरी शक्ति क्या है, अंतरराज्यीय परिषद का गठन कर सकते हैं राष्ट्रपति। आर्टिकल 263 के तहत इसे हमने बताया है, तो इसका भी गठन राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। इसके बाद वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन भी राष्ट्रपति के हाथ में है। आर्टिकल 280 के तहत, आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति को ही ये शक्ति है कि वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति को ही ये शक्ति है कि अनुसूचित क्षेत्र घोषित करें, अनुसूचित क्षेत्र को घोषित करने की शक्ति भी राष्ट्रपति में ही है। इसके बाद है एससी, एसटी, ओबीसी आयोग बनाने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास ही है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास ही है। तो कार्यपालिका में ये शक्तियां राष्ट्रपति को मिली हैं। ठीक है, ये शक्तियां जो हैं राष्ट्रपति को दी गई हैं। आगे चलिए, इसके बाद नंबर 2 है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति, तो राष्ट्रपति को विधायी शक्तियों में कौन कौन सी शक्ति हैं, ये संसद का अभिन्न अंग होता है, संसद का अभिन्न अंग होता है, अभिन्न अंग होता है, संसद का अभिन्न अंग होता है। कोई बिल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही, कोई बिल राष्ट्रपति के
हस्ताक्षर के बाद ही पारित होता है। अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, यानी अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को ही है। आर्टिकल 123 के तहत बताया है हमने। आगे देखो, संसद को संबोधित करना, संसद को संबोधित करना राष्ट्रपति का काम है। संसद को संबोधित करना राष्ट्रपति का काम है। संसद को संबोधित कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। संसद के सत्र को बुलाना, संसद के सत्र को बुलाना, सत्रावसान करना, सत्रावसान करना या लोकसभा को भंग करना, या लोकसभा को भंग करना, या लोकसभा को भंग करना, ये शक्ति भी हमें राष्ट्रपति के पास ही मौजूद है। सारे पॉइंट याद रखना, दिमाग पे सारे पॉइंट डाल के चलना है, ठीक है? सारे पॉइंट दिमाग पे बिल्कुल डाल के चलना है मजबूती के साथ में। एक भी क्वेश्चन बाहर अगर परीक्षा से निकल जाए तब बताना इस बार, ठीक है? नंबर 3 डालिए, वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति, राष्ट्रपति के पास वित्तीय शक्ति भी होती है। धन विधेयक पर, धन विधेयक, धन विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति, राष्ट्रपति की सहमति पूर्व में ही, पूर्व में ही, यानी धन विधेयक की, अगर कोई धन विधेयक के बारे में चर्चा की जा रही है तो वहां पर राष्ट्रपति की सहमति उससे पहले ही लेनी पड़ेगी। सेकंड गला बैठने लगा। प्रत्येक वर्ष अनुच्छेद 112 जिसे हमने बताया था बजट 112 के तहत वार्षिक लेन देन का विवरण, वार्षिक लेन देन का विवरण, वार्षिक लेन देन का विवरण, ये भी राष्ट्रपति के पास में आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के पास में होता है 267 के तहत। संचित निधि 266 बताया है, संचित 266, आकस्मिक निधि 267। आर्टिकल जब लिखाए थे, अगर आर्टिकल वाला वीडियो पढ़ा देखा है आपने तो ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? समझ में चलते हैं। कीजिए। ठीक है, को करके क्या करें,
आवाज नहीं, कोई बात नहीं, आवाज मत यार, बच्चे परेशान होते हैं, आवाज मत कर भैया। हाँ कर, नेट दिक्कत करने लगा होगा। अब नहीं कट रही होगी, अभी भी कट रही है। ये तो आवाज कट रही है सर। नेट दिक्कत किया है बीच में, नेट दिक्कत किया है, कोई बात नहीं, तब रखो अपने, बिल्कुल बिल्कुल आ जाओ। बच्चों का मन है, 10 मिनट की क्लास, 10 मिनट की क्लास के लिए जैसे बात होती है और